जा रहे हैं वो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है, ठीक है। और क्लास कौन सा है, तो हम लोग जो है वो क्लास जो है वो 7 का देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा 7 हो जाएगा और चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देख लेते हैं क्या क्या इनसाइड द चैप्टर है, ठीक है। बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए जो है वो चैप्टर का नाम जो है जीवों में श्वसन की बात की जा रही है, ठीक है। और हम लोग जो है जीवों में श्वसन को ही देखेंगे इसके अंतर्गत। और यहाँ जो है कि बूझो जो है वो बोल रहा है कि अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से, मतलब बहुत ही मतलब इम्पेशेंस होकर के वो क्या कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है अपने दादा दादी से मिलने के लिए, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे हैं, ठीक है। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पर पहुँचना चाहते हैं, कौन, तो बूझो, ठीक है, ताकि उनका स्वागत कर सके, इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ मिनट के बाद बस स्टॉप पहुंच गया, ठीक है। सांस तेज़ी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाफ क्यों रहा है, ठीक है। तो बूझो बोलता है कि बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ यहाँ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेज़ी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क मतलब उसके ब्रेन में क्या होता है, घूमने लगता है। और बूझो के प्रश्न का जो है उत्तर जानने के से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सांस कैसे लेते हैं, ठीक है, और क्यों लेते हैं। सांस लेना जो है वो एक श्वसन प्रक्रम का चरण है। और आइए हम श्वसन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हम श्वसन के बारे में यहाँ देखते हैं कि चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सभी जीव श्वसन इकाइयों के बने होते हैं और इसको जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचना और क्रियात्मक क्या है, इकाई है, तो क्या है, कोशिका। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये जो कार्य करते हैं तो क्या है कि वो उसको ऊर्जा का आवश्यकता होता है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों, लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप जानते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं, ठीक है। तो भोजन में संचित ऊर्जा जो होती है वो क्या करती है कि श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, बाहर निकलती है। और अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा जो है वो प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि श्वसन के प्रकार में हमें पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। और आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है, क्या होती है, तो वायु में क्या होता है, कौन सी गैस होती है, तो ऑक्सीजन गैस। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से बोला जा रहा है कि इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, जो लेते हैं हम सांस, ठीक है। अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होता है और हम जिस वायु को सांस के अंदर लेते हैं उसे ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः क्या है, प्रत्येक कोशिका में ले जाती है, ठीक है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायक होती है। कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन होती है वो भोजन के विखंडन में सहायक होती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रकार में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है और इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, कोशिका के अंदर जो है वो भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वह क्या होता है कि जब ऑक्सीजन का उपयोग करके हम जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो क्या होता है कि यह वायवीय श्वसन होती है, ठीक है। यानी कोशिका के अंदर भोजन यानी ग्लूकोज जो बनता है वो क्या है कि ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड जल में टूट जाता है। अब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जब रहता है तो क्या होता है, भोजन विखंडित हो जाता है, ठीक है। यह प्रक्रम जो है अवावीय होती है। जब ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा क्या होती है, निर्मुक्त होती है, ठीक है। अगला देखते हैं कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्या मिलता है, एनर्जी देता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो जब ऑक्सीजन रहता है तब, ठीक है।
चलिए, संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, ठीक है। यानी जो ईस्ट होते हैं ना वो ऐसे और भी जीव है जो वायु की नहीं भी रहेगा तो वो जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव को अवावीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवावीय जीव कहते हैं। क्योंकि ये अवावीय यानी ऑक्सीजन की नहीं रहता है तो अवावीय हो गया, और अवावीय जीव कहते हैं इस तरह के श्वसन करने वाले जीव को, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है, ठीक है। अगला देखिए, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में बोला जा रहा है कि क्या होता है कि आपका अल्कोहल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और क्या बनता है, ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है। अगला देखिए, यह क्या बोल रहा है कि आपका ऊपर देखते हैं कि ईस्ट क्या होता है। तो ईस्ट जो होता है एक कोशिका जीव है। ईस्ट अवावीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसका, तो ईस्ट का, ठीक है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे तो हम लोग देख लिए। यहाँ देखिए, हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवावीय रूप से श्वसन करती है, यानी कौन, पेशी कोशिका, लेकिन ये ऐसी थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में ये प्रकरण उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है, तब अवावीय रूप से श्वसन होती है, ठीक है। बहुत देर तक व्यायाम करने और तेज़ी से दौड़ने उठाने, जैसे दौड़ने, कई घंटा टहलने और साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर की ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, और इस समय क्या होता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होता है, सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशीय कोशिका अवावीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है, ठीक है। अगला देखिए, ग्लूकोज जो है वो पेशी में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल और देता है और हमारा ऊर्जा देता है, ठीक है। पेशी में जो होता है ग्लूकोज, ठीक है, उसी की तरह क्या आपने सभी कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है। ऐंठन तब होती है जब पेशी ये अवावीय रूप से श्वसन करती है, यानी जब ऑक्सीजन की नहीं रहती है तब श्वसन करती है, तब क्या होती है, ऐंठन होती है। इस प्रकार में क्या होता है कि ग्लूकोज के आंशिक विखंडन में लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन कोशिका में पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है, ठीक है। और गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश, और क्या होता है कि गर्म पानी से स्नान करने और शरीर का मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से क्या होता है, आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। गर्म जल से स्नान और शरीर की मालिश करने से रक्त का संचार बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पेशीय कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या हो जाता है, पूर्ण विखंडन हो जाता है, ठीक है। चलिए, श्वसन की क्रिया के बारे में बोला जा रहा है कि आप देखिए, जब क्या अवावीय रूप से श्वसन कर सकती है, ठीक है। देखिए, ये कोई बॉय है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है या रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो अवावीय श्वसन क्या, ये एग्जाम्पल आप देखने के लिए मिल सकता है। श्वसन की बात की जा रही है। श्वसन को देख लेते हैं, 6.2 में है। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है एक्टिविटी करने के लिए कि अपने नथनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देख कर के क्या कीजिए कि देखते रहिए, ठीक है। नाक और मुख को आप इतनी देर से जो कितनी देर तक अपने को बंद कर सकते हैं, दोनों को, यानी मुंह को और नाक को। कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया कि आप उस समय को नोट कीजिए जब आप अपने श्वास को रोकी थी, यानी 5 सेकेंड, यानी कुछ भी ऐसे, मतलब जितना आपने करा हो सांस को रोकने के लिए, इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। लगना चाहे होगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि रोके रख सकोगे। और यहाँ पे आगे क्या है, अतः आप यहाँ पे बोल रहा था
अब आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हो। श्वसन का जो यह सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालना जो है, ठीक है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड में समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन होता है, ठीक है। यानी जब ऑक्सीजन से मिला हुआ वायु जब शरीर के अंदर जानता है तो हमको अंतःश्वसन होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु जब मतलब हमारे बाहर निकलता है शरीर से तो उच्छ्वासन कहते हैं, ठीक है। तो पूछता है कि उच्छ्वासन में कौन सी गैस निकलती है और अंतःश्वसन में कौन सी गैस हम लेते हैं, ठीक है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय जीवन अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। बिना सांस लिए तो हम रह भी नहीं सकते। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो बोल रहा है क्या है कि कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अतः श्वसन अंतःश्वसन और श्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है कि एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन, ठीक है। यानी श्वास जो हम लेते हैं और सांस का अर्थ होता है कि एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन। क्या आप अपने श्वसन दर पता लगाने चाहोगे? क्या मतलब हम जो श्वसन करते हैं लगाना चाहोगे? क्या आप यह जानना चाहोगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? हम पता लगाने के लिए क्रियाकलाप करते हैं जो 6.2 में देखते हैं, ठीक है। चलिए, सामान्यतः हम यह अभ्यास ही नहीं करते कि हम श्वसन कर रहे हैं, ठीक है। ये हम ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। और हालांकि यदि आप कोशिश करेंगे तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप क्या है कि विश्राम की स्थिति में बैठ कर सांस लीजिए और छोड़ने की बात की जरिए पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते और कितनी बार निकालते हैं। क्या आप इतनी ही बार अंतःश्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं, ठीक है। अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपने श्वसन दर यानी जो हम लोग जो भी श्वसन कर रहे हैं संख्या या मिनट को गणना करने की बात की जा रही है, ठीक है। अपने श्वसन दर की दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पुनः विश्राम कर लेने के बाद याद कीजिए, ठीक है। अतः निष्कर्षों से 6.1 में लिखिए और आपको बोला जा रहा है कि श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से करने के लिए बोला जा रहा है, कीजिए। यानी 6.1 कहाँ है? ऊपर में है ना, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे लिखने की बात की जा रही है। तो चलिए, ये तो हमारे काम का नहीं है, ये हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये हम देखिए क्या होता है कि हम जब उपयुक्त क्रियाकलाप से आपने यह श्वसन अवश्य महसूस किया हो कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेज़ी से श्वसन करने लगता है। यानी हमको अतिरिक्त ऊर्जा जब बॉडी को चाहिए होती है तो क्या करते हैं कि हम जोर जोर से क्या करने लगते हैं, श्वसन करने लगते हैं कि और हमको ऊर्जा मिले। उसके अलावा क्या है कि इसके परिणाम स्वरूप जो है हमारी कोशिकाएँ जो है वो क्या करती है कि को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, ठीक है। यह भोजन की विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लगती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो कहा जा रहा है क्योंकि कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता, 15 से 18 बार। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। अधिक हम व्यायाम करते हैं तो 25 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में आपको बढ़ जाता है, 25 बार हम सांस ले पाते हैं। जब हमारा बढ़ जाता है, जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेज़ी से सांस लेते हैं बल्कि हमारा शरीर सांस भी लेने लगता है। इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम बॉडी को देते हैं और यह लेता है हमारा बॉडी, ठीक है। चलिए, ये तो हमने देख लिया है। चलिए, जब हम उन्नीदे होते हैं तो आपकी श्वसन दर कम हो जाती है, ठीक है। देखिए यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है,
देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऊपर में देख लेते हैं, ये हमारी छोटी सी चुटी, इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाएं जो हैं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है, जिससे ऊर्जा अधिक निर्मुक्त होती है और इससे हम स्पष्ट हो जाता है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लगती बोला जा रहा है। ठीक है, हमें ज़्यादा भूख क्यों लगती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप नींद होते हो तो आपको श्वसन दर कम होती है। क्या आपके शरीर के पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है, तो यही पूछा जा रहा है। तो देखते हैं आगे। यहाँ पे बोला जा रहा है तो क्रियाकलाप जो 6.3 है तो उसमें आप देख लीजिए इसमें क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हम क्रियाकलाप करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये भी एक्टिविटी है। चलिए ये हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये स्पेशली फॉर चाइल्ड है। देखिए हम श्वास कैसे लेते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हम देखिए क्या है कि आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि जाने। सामान्यतः जो है हम अपने नथुने यानी नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं नाक से। ठीक है, अब हम वायु को अंतर श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं और यह हमारे नथुने से नासा गुहा में चली जाती है नाक तक। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, तो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा जो है वो पार्श्व में पसलियों में घिरी रहती है, यानी वक्ष गुहा जो होती है पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम कहलाती है, यानी जो बड़ी पेशीय होती है डायफ्राम कहलाती है, मध्य पट्टी कहलाती है। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसली से बने पिंजर की अधिक गति सम्मिलित होती है, यानी श्वसन में डायफ्राम और पसली से बने पिंजर की गति मिली होती है। अंतर श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर से बाहर की ओर गति करती है, यानी अंतर श्वसन जब करते हैं तो पसली ऊपर और बाहर की ओर क्या करती है, गति करती है। यह डायफ्राम नीचे की ओर से गति करती है और डायफ्राम क्या करती है कि नीचे की ओर से गति करती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है यह गति हमारे वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ जाती है। फेफड़े वायु से बाहर भर जाते हैं। फेफड़े जो है वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। ठीक है, इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस प्रकार वायु फेफड़े से बाहर धकेल दी जाती है। ठीक है, अपने शरीर में हम उन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लेने की बात की जा रही है। अपने हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव करने की बात की जा रही है कि आप क्या पाते हैं। धूम्रपान फेफड़ों को गति पहुंचाता है, यानी धूम्रपान जो होता है फेफड़ों को क्या होता है कि गति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंधित से आवश्यक बचना चाहिए, यानी हम लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो कैंसर का भी एक रीजन बनता है। ठीक है, यह जान लेने के बाद की श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के अमाप में परिवर्तन होता है। बच्चे सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। ठीक है, मतलब बच्चे जो है वो मतलब इस तरह की एक्टिविटी करने लगे। प्रत्येक यह दावा कर रहे थे कि वह सीने का सबसे अधिक क्या है कि फुला सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे मैं आपको चित्र को दिखाती हूँ कि ये क्या है। वायु अंदर ली जा रही है, यहाँ पे देखिए ये जो है वायु अंदर ली जा रही है और यहाँ से वायु अंदर जा रहा है और पसली बाहर की ओर गति करती है। ठीक है, कर रही है और जैसे क्या हो रहा है कि हम गति कर रहे हैं तो बाहर की तरफ दोनों तरफ से कर रहे हैं और क्या है कि देखिए नीचे जो है डायफ्राम नीचे की ओर गति कर रही है और जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है कि नीचे की ओर गति करती है। ठीक है, और बाहर जब करते हैं तो क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा बोला जा रहा है कि वायु जो है वो क्या कर रहा है, वायु जो है वो हमारा है, वायु बाहर की ओर धकेल दी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बाहर की तरफ निकल रहा है तो क्या है कि पसली अंदर की ओर गति करती है। ठीक है, बाहर तो अंदर और अंदर तो बाहर। ठीक है, यही है, पसली बाहर की ओर कर रही है और यहाँ अंदर की तरफ कर रही है, क्योंकि हम क्या करें बाहर निकाल रहे हैं तो ये अंदर जा रहा है और यहाँ पे हम अंदर कर रहे हैं तो ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, यही अंतर दोनों में है, देख लीजिए।
और इसमें क्या है कि वायु जो है डायफ्राम पूर्व स्थिति में आ जाता है, ठीक है। वायु देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि फुला सकते हैं, या तो हम लोग देख लिए थे, क्यों ना आप इस क्रिया को कल आपको कक्षा में सहपाठियों के साथ करें, ठीक है। यहाँ पे वही दिया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें तो कुछ नहीं है हमारा। देखिए ये क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि हम उच्छ्वासन से बाहर निकलते हैं। देखिए यहाँ एक्टिविटी करने को बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम प्राणायाम जो करते हैं हमारे फेफड़े में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है। बेहतर जीवन के लिए श्वास की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे जो बात की जा रहा है तो कह रहा है क्या, यहाँ देखिए यहाँ जो है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। चलिए ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो देखिए हम लोग जो है जो बॉक्स में उसको देख लेते हैं। हमारा बोल रहा है कि अंतःश्वसित उच्छ्वसित जो होता है, जो लेते हैं अंतःश्वसित, और उच्छ्वसित जो होता है जो बाहर छोड़ते, अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते। वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो होता है, जब लेते हैं तो हमारे देखिए फेफड़ा, तो लेते हैं तो कितना होता है ऑक्सीजन 21 होते हैं, और जब छोड़ते हैं तो आपको कितने परसेंट हो जाता है, तो 16.4% बाहर निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है, 0.4% जो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हम निकालते हैं तो कितना होता है 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये एक्टिविटीज़ है, मैं आपको जूम कर देती हूँ, आप इस एक्टिविटीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये बहुत इजी है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला भी मैं आपको जूम कर देती हूँ, यहाँ देखिए, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके आप इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या एक्टिविटीज़ करी गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अन्य जंतु में श्वसन की बात की जा रही है, तो अन्य जंतु में जो श्वसन की बात कर रहे हैं तो बोला जा रहा है कि हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं को वक्ष गुहा में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। यानी मनुष्य की भांति क्या होते हैं जंतुओं में, इन जंतुओं में भी क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं, क्या इनमें से भी मनुष्यों के फेफड़े जैसे श्वसन अंग होते हैं, आइए पता करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। कॉकरोच की बात की जा रही, तो कॉकरोच जो है वो क्या है कि कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं, यानी जो अन्य कीट होते हैं वो क्या इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र जो है श्वास यानी रंध्र कहलाते हैं, और ये जो छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। कीटों में जो है गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है। कीटों में जो होते हैं गैस के विनिमय के लिए जो है वो वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल या वाता कहलाते हैं। क्या है कि श्वासनाल और वाता कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वसन नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इस प्रकार से कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है, ठीक है। श्वास नल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। श्वास नल और श्वास प्रणाल जो होते हैं वो सिर्फ कीटों में होते हैं, ठीक है। जंतुओं में एक अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती, ठीक है। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसा कोई भी जो है वो क्या श्वास नल नहीं होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। केचुए की बात की जा रही है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कक्षा 6 में जो चैप्टर हमारा 6 था हमने पढ़ा था कि केचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केचुओं की त्वचा जो होती है स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है, ठीक है। इसमें गैसों का आवागमन जो आसानी से हो जाता है। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र श्लेष्मीय होती है, ठीक है। जल में श्वसन की बात की जा रही तो क्या है कि क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं, वे जल में श्वसन कैसे करते हैं बात की जा रही है। देखिए मैं थोड़ा ना
वो बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब थी ना 2 दिनों से, तो बहुत थकान जैसा फ़ील हो रहा है। तो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। और आपने कक्षा 6 में देखा कि मछलियों में क्लोम और गिल पाया जाता है। किसमें? मछलियों में। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। क्लोम जो होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन में उपयोग करने में मदद करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि बाहर निकले होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करता है। क्लोम किस प्रकार करेगा, यही बात है। क्लोम में रक्त वाहिकाओं की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है, ठीक है। अगला देते हैं, क्या पादप भी श्वसन करते हैं? पूछ रहा है क्या पादप भी श्वसन करते हैं? अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ सकते हैं, ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। ये पादप जो होते हैं, जो प्लांट होते हैं, प्रत्येक अंग से वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हमने जो चैप्टर 1 था उसमें पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? स्टोमाटा यानी रंध्र कहते हैं, ठीक है। चलिए हिंदी में बोलते हैं इसको। देखिए, आपको क्या है कि पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी जिस तरह से पादप जो होते हैं अन्य सभी कोशिकाओं की भांति मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। मूल जो होते हैं आपके जो है कि मृदा कणों के बीच एक खाली स्थान है, यानी वायु जो होते हैं अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है, ठीक है। यानी श्वसन क्या है? एक जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जितने भी जो क्या होते हैं जीव है उनको श्वसन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आपको यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे मूल मृदा से वायु अवशोषित करते हुए, ठीक है। यानी देखिए ये जो है वो मृदा के कण है छोटे छोटे, और मूलरूम जो है ये इस तरह का पैटर्न बना होता है। और ये जो बीच में जो आप देख रहे हैं तो मूल वायु अवकाश यानी हवा जा रहा है, वायु जा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो स्पेस बना हुआ है ये आप इस तरह से ये वाले, ठीक है, ये वाले, ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग क्या है। देखिए हमने इन सब पॉइंट को यहाँ पे चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है, ये हमने देख लिया है। अब कुछ जो है हमने क्या सीखा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है क्या कि स्वयं जो है वो श्वसन जो है सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। तो क्या अनिवार्य है? तो श्वसन करके ही कोई भी जीव जीवित रहता है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। अतः हम अंतःश्वसन द्वारा वायु ऊर्जा शरीर के अंदर लेते हैं, ठीक है। अंतःश्वसन द्वारा जो है वायु शरीर के अंदर लेते हैं। इसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रकार में ऊर्जा क्या होता है? निर्मुक्त होती है, ठीक है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, ठीक है। ग्लूकोज का विखंडन जो है वो जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यदि भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह जो है वायवीय श्वसन कहलाते हैं। यानी जो भोजन ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह क्या वायवीय होता है। जब ऑक्सीजन होता है और अनुपस्थित होता है तो क्या होता है कि आपका अवायवीय श्वसन कहलाता है। जब हम अत्यधिक जो व्यायाम करते हैं, हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है, तब भोजन का विखंडन अवायवीय
श्वसन द्वारा होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये सब पॉइंट को, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक क्या है, चरण है, जिसमें जो है वो जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अंतर श्वसन निश्वसन या निश्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते और उच्च श्वसन के साथ ही अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। शारीरिक सक्रियता की बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है, यानी शरीर जब हमारा ज़्यादा काम करता है तो। उसी तरह से आपका जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। किस किस में, तो इंसान की तरह कौन से करते, तो बिल्ली हो गए, कुत्ता हो गया, और भैंस और गाय जो है श्वसन सेम तरह से सेम अंगों से श्वसन का प्रक्रम करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, केंचुओं में जो है वो गैसों का विनिमय जो होता है उसके आद्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में यह क्लोम से और कीटों में श्वसन प्रणाली से होता है। पादपों में मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है, ठीक है। पादपों में जो मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है, पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है, यानी पादप के जो मूल होते हैं वो मृदा में उपस्थित क्या होता है, वायु को लेता है। पत्तियों में उन्हें नन्हे छिद्र होते हैं, और जिसको क्या कहते हैं, पत्ती में क्या होता है कि छोटे से रंध्र होते हैं जिसको छिद्र बोलते हैं। इनसे गैसों का विनिमय होता है और पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने ये सब चीज़ों को देख लिया, कुछ लास्ट में बचा हुआ था उसको देख लेते हैं। चलिए, क्या आप जानते हैं कि बात की जा रही है कि हमारे लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, लेकिन जो जीव इसका उपयोग नहीं करते उनके लिए ऑक्सीजन विषाक्त होता है। यानी जो मतलब इस तरह का जीव जो उपयोग नहीं करते ऑक्सीजन का, तो उनके लिए जहर का काम करता है। वास्तव में मानव अन्य जीवों के लिए लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन से श्वसन करना हानिकारक हो सकता है। सोचिए, ज़्यादा अगर शुद्ध ऑक्सीजन लंबे समय तक जीव या इंसान करेंगे तो क्या हो जाएगा, नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो ये जानने वाली बात थी। तो हमने जो है आज जितने भी इसमें पॉइंट दिए हुए थे तो जीवों में श्वसन के बारे में, तो ये आपका कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और लाइक और शेयर जो भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इतना कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना। तो थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए।